समोसे वाला खनिया। छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक पुरानी सड़क थी जिसके किनारे नीम का एक बड़ा पेड़ खड़ा रहता था। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह एक ठेला लगता था, समोसे वाला खनिया का। कस्बे में अगर किसी को भूख लगे और मन खुश करना हो तो पहला नाम खनिया का ही आता था। खनिया कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी। कम उम्र में ही उसने जिम्मेदारी उठानी सीख ली। कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी चाय बेची और आखिरकार एक बूढ़े हलवाई से समोसे बनाना सीख लिया। वही कला उसकी जिंदगी बन गई। खनिया के समोसे खास थे। आलू में मसाले ऐसे घुले होते जैसे किसी ने प्यार मिलाया हो। ऊपर से हरी मिर्च और धनिए की चटनी और साथ में मीठी इमली। लोग उंगलियां चाटते रह जाते। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाते बाबू, रिक्शा वाले सब खनिया के ठेले पर रुकते। खनिया सबको एक जैसी मुस्कान के साथ देखता। कई बार कोई गरीब बच्चा पैसे न होने पर खड़ा रह जाता तो खनिया कहता, आज उधार कल दे देना। और कभी कभी कल आता ही नहीं, लेकिन खनिया को फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कस्बे में खबर फैल गई कि शहर से एक बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आने वाला है। सब दुकानदार डर गए, कहीं ठेले हटवा न दिए जाएं। खनिया भी घबरा गया। यही ठेला उसकी पूरी दुनिया था। अधिकारी आया, चमचमाती गाड़ी, कड़क कपड़े और सख्त चेहरा। निरीक्षण करते करते वो खनिया के ठेले के पास रुका। यहाँ क्या बेचते हो? समोसा साहब, खनिया ने डरते हुए कहा। अधिकारी ने एक गांव में एक मेहनती किसान रहा करता था। उसका नाम रामू था। रामू का खेत में बहुत मेहनती था, लेकिन मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं ने उसे कई बार परेशान किया था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास एक पुरानी एक ट्रैक्टर और कुछ गायें बकरियां थीं। वो रोज सुबह होने से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और रात को देर तक खेतों में मेहनत करता। किसान की एक विशेष आदत थी, वो कभी भी अपनी मेहनत पर गुमान नहीं करता था। वो मानता था कि मेहनत ही सबसे बड़ा वरदान है। एक दिन रामू के पास एक शहर से आया हुआ व्यापारी आया। व्यापारी ने देखा कि रामू का खेत बहुत ही उपजाऊ था और उसने रामू से पूछा। व्यापारी ने रामू की बातें सुनी और फिर अपने दिल में ठान लिया कि वो भी रामू जैसे मेहनती और सकारात्मक व्यक्ति बनेगा। वो गांव में कुछ समय रुका और किसान से खेती के नए तरीके सीखे। कुछ समय बाद व्यापारी ने रामू को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। उसने कहा, रामू, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खेत में कुछ नई तकनीकें लेकर आ सकता हूँ, ताकि तुम्हारी मेहनत और भी आसान हो जाए और फसलें भी और बेहतर हो सके। रामू हंसते हुए बोला, प्रकृति के साथ हम बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। किसी भी तकनीक से पहले मेहनत और ईमानदारी ही सबसे जरूरी है। व्यापारी की आंखों में नई चमक थी। वो जान गया कि असली सफलता सिर्फ तकनीकी सुधारों में नहीं, बल्कि जीवन में एक सही दृष्टिकोण और मेहनत में है। किसान की कहानी यही सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ जीवन को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वो समय लगे, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम साधन है। फिर भी तुम इतने अच्छे तरीके से खेती करते हो। तुम्हारा राज क्या है? रामू मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, मेरे पास बहुत साधन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मैं रोज खेतों में मेहनत करता हूँ और प्रकृति से जो भी मिलता है उसका मैं सही तरीके से उपयोग करता हूँ। कभी कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, लेकिन हर परिस्थिति में मैं खुद को उस मौसम के हिसाब से ढाल लेता हूँ। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कभी किसी चीज से निराश नहीं होते? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, निराश होना एक भावना है, लेकिन मैं ये कहानी है पुरानी हवेली का रहस्य। एमा को हमेशा पुरानी सुनसान जगहों में दिलचस्पी रही थी। उसका दोस्त अर्जुन अक्सर उसे चेतावनी देता, एमा, कभी भी अकेली पुराने घरों में मत जाओ। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखकर इंसान पागल हो सकता है। लेकिन एमा को डरावनी जगहों में रहस्य तलाशना अच्छा लगता था। एक दिन उसने सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से खाली पड़ी है। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वो लौटकर अजीब तरह बदल जाता है। एमा और अर्जुन ने तय किया कि वे हवेली की खोज करेंगे।
वे रात के समय पहुंचे। हवेली की दीवारों पर काले धब्बे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हवा में खड़खड़ाता रहा। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा उनके गले में घुस गई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई, लेकिन एमा को महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उन पर हैं। हवेली के अंदर सब कुछ जंग लगा था। फर्श पर पुराने पत्ते बिखरे हुए थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने उन्हें खून से बनाया हो। वे ऊपर की मंजिल पर गए। हर कदम पर पुरानी सीढ़ियां चरचराती, जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हों। अचानक अर्जुन ने कहा, तुमने ये आवाज सुनी? एक हल्की फुसफुसाहट आई। कौन वहां? एमा ने सोचा कि ये सिर्फ हवेली की आवाज है, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि आवाज उसके पास से आ रही थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं। वे एक कमरे में पहुंचे, जो सबसे अधिक टूटा हुआ था। कमरे की दीवारों पर हजारों आंखों जैसे चित्र बने थे और बीच में एक बड़ा आईना रखा था। एमा ने झांक कर देखा। आईने में उसकी और अर्जुन की परछाइयां थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और काली थीं। तभी फुसफुसाहट तेज हो गई। आओ, हमारे साथ खेलो। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया और बाहर भागा, लेकिन एमा जैसे जड़ सी हो गई थी। आईने से कोई बाहर निकलने लगा, एक छाया, बिना चेहरे वाली, जिसकी लंबी उंगलियां उसके कंधों तक पहुंच रही थीं। एमा ने महसूस किया कि हवेली सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी थी जो हर किसी की आत्मा को अपने अंदर खींचता था। वो दौड़ी, हर कमरे में भागी, लेकिन हर दरवाजा उसे पिछले कमरे में वापस ले आता। फुसफुसाहट अब उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकती, अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली की दीवारों से हाथ निकल आए। वे एमा को पकड़ने लगे। उसका दिल धड़कते धड़कते रुक गया, लेकिन उसने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई। उसने आईने की तरफ देखा और उस छाया को आईने में फंसाने का ख्याल आया। एमा ने आईने में झटका मारकर छाया को फंसा दिया। वो जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन आईने से धुआं निकलने लगा। हवेली धीरे धीरे शांत हो गई। अगली सुबह लोग कहते हैं कि हवेली अब भी वहीं है, लेकिन अंदर कोई नहीं रहता, केवल आईना, जिस पर कभी कभी काली आंखों वाली झलकियां दिखाई देती हैं। एमा, वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में हवेली के पास जाएं, तो कोई आपकी परछाई को आईने में देख रहा होगा और आपको फुसफुसाते हुए बुला रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और भी डरावना रात के 3 बजे पढ़ने लायक बना सकता हूँ, जिसमें हवेली में छोटी छोटी घटनाएं धीरे धीरे पागलपन तक ले जाती हैं। क्या मैं ऐसा करूं?